मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, व्यवस्था पालिका के कार्य एवं प्रतिष्ठा में ह्रास के कारण बताइए। मतलब व्यवस्था पालिका होती है, उसके जो क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है, और उसके जो प्रतिष्ठा है उसमें गिरावट आई है उसके पीछे क्या क्या कारण हुए हैं उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। अगर आप जो पीडीएफ में पढ़ा रहा हूं, अगर आप ये पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा होगा, उस टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और फाइल वाले सेक्शन में जाकर बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस सर्च कर लेना आप सिर्फ, है ना। तो वहां पर एक पीडीएफ पड़ी होगी बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, और वो जाकर पढ़ लेनी है आपको। साथ के साथ प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर आप अन्य वीडियो भी देख सकते हो। साथ के साथ अगर आप क्या कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो फ्लिपकार्ट या मंत्रा से, तो यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट यहाँ पे जो व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन दे रखा है या फिर शॉप का ऑप्शन दे रखा है, इस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो। सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं अब अपन वीडियो को। व्यवस्था पालिका लेजिस्लेचर, जिसे संसद या विधानमंडल भी कहा जाता है, लोकतंत्र का एक अनिवार्य अंग है। इसका काम क्या होता है, कानून बनाना और जनता की इच्छा के अभिव्यक्त करना का प्राथमिक कार्य करती है। देखो, व्यवस्था पालिका होती है आपके सामने, व्यवस्था पालिका मतलब क्या होती है, संसद होती है। अब संसद में आपको पता है, संसद या विधानमंडल जिसमें कहा कौन बैठते हैं, आपके द्वारा चुने हुए लोग हैं वो बैठते हैं। चाहे आप प्रत्यक्ष रूप से चुनते हो चाहे अप्रत्यक्ष लोगों का चुनाव किया जाता है आपके द्वारा, वो सभी लोग किसमें बैठते हैं, आपके सामने संसद के अंदर बैठते हैं। ये आपका जो लोकतंत्र है उसका सबसे अनिवार्य अंग में से एक है। कानून बनाना और जनता की इच्छा को अभिव्यक्त करने का जो सबसे प्राथमिक कार्य कौन करती है आपके सामने, जो ये संसद है या व्यवस्था पालिका है वो ये काम करती है। कैसे करती है, आपके द्वारा चुना हुआ जो एमएलए एमपी क्या तो विधानमंडल में बैठा होगा या फिर लोकसभा या राज्यसभा में बैठा होगा, और आपके सामने कोई भी कानून बनाया जाएगा, कोई भी नीति का निर्माण किया जाएगा, तो उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आपकी तो इच्छा नहीं थी, लेकिन आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि की जो इच्छा है वो वहां पर आपके सामने संसद के पटल पे आ रही है। तो अप्रत्यक्ष रूप से जनता की जो इच्छा होती है वो अभिव्यक्त होती है संसद के अंदर, और यही उसका प्रमुख कार्य होता है कि जनता की जो इच्छाएं हैं, जनता की जो भावना है, उनको जो नीतियों में कानून के बनाने में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लागू करने का काम होता है। समझ में आ गया आपको। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, व्यवस्था पालिका के प्रमुख कार्य। व्यवस्था पालिका के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, ये व्यवस्था पालिका के विधायक, सबसे पहला कार्य होता है आपके सामने विधायी कार्य। विधायी कार्य क्या होता है, लेजिस्लेचर फंक्शन। ये व्यवस्था पालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ये नागरिकों के लिए कानून नए कानून बनाती है, पुराने कानूनों में संशोधन करती है या फिर समाप्त करती है। आप जैसे संसद होता है उसका सदन जो सत्र शुरू होता है, चाहे मानसून सत्र हो गया, चाहे जो आपके सामने शीत सत्र हो गया, और चाहे बजट सत्र हो गया, तीन सत्र आपके सामने मुख्यतः देखने को मिलते हैं। इन सत्र जैसे शुरू होते हैं, कुछ नए और कुछ पुराने कानून है, नए कानूनों का निर्माण किया जाता है और पुराने कानूनों में संशोधन किया जाता है जिनमें अपडेट की जरूरत होती है, या फिर कुछ नए कानूनों को समाप्त करने का भी कार्य करती है। तो आपके सामने संसद की व्यवस्था पालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि ये कानून निर्माण में हिस्सेदारी रखती है। क्या करती है, अलग अलग प्रकार के जो कानून है उनका निर्माण करती है। यह संविधान में संशोधन करने की भी शक्ति रखती है। साथ के साथ इसके अंदर क्या शक्ति है, यह संविधान के अंदर संशोधन भी कर सकती है। विधायी पालिका के अंदर ये शक्ति रहती है कि वो संविधान के अंदर भी संशोधन कर सकती है आपके सामने। समझ में आ गया आपको। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके सामने वित्तीय कार्य। यह राष्ट्र के वित्त पर नियंत्रण रखती है। जो पूरा भारत देश है उसके अंदर कितना पैसा है, कहां पर उसको खर्च करना चाहिए, इन सभी चीजों पर आपके सामने सारा नियंत्रण करने का कार्य किसका होता है, आपके सामने संसद का होता है। समझ में आ गया। जितना टैक्स कलेक्ट हुआ है वो सरकार के पास जाता है, उस पैसे को कहां पर खर्च करना है, कहां आपको सामने जो विकास में लगाना है, कहां पर आपके सामने उसको सही व्यवस्थित ढंग से लगाना है, काम किसका, संसद का है। कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत बजट को पारित करना, नए करों को लगाना व हटाना व पुराने सरकार के खर्चों को आवंटित करने का इसका मुख्य दायित्व होता है। क्या क्या करती है सरकार, सरकार हर साल बजट लाती है आपके सामने, जिसमें नए करों को जोड़ा जाता है,
समझ में आ गया आपके सामने? क्या तो जोड़ा जाता है, हटाया जाता है, या सरकार के खर्चों के लिए धन आवंटित करने का मुख्य कार्य होता है कि जो सरकारी खर्चे होते हैं उसमें जो धन है उसको आवंटित किया जाता है, दूसरे लोगों को धन देने का कार्य किया जाता है। तो ये वित्तीय कार्यों में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके सामने। अगले वाला पॉइंट आपके सामने कार्यपालिका पर नियंत्रण। इसका क्या कार्य होता है आपके सामने? भाई कार्यपालिका होती है उसको भी नियंत्रित करने का कार्य करती है। संसदीय प्रणाली में व्यवस्था पालिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है और अविश्वास प्रस्ताव, प्रश्नकाल, शून्यकाल व ध्यान आकर्षण प्रस्तावों और समितियों के माध्यम से सरकार जवाबदेही बनती है। भाई जो संसदीय प्रणाली है, ये जो व्यवस्था पालिका होती है जो आपके सामने, और कार्यपालिका, इस पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। समझ में? व्यवस्था पालिका क्या करती है? कार्यपालिका सरकार या फिर जितने जो सरकारी विभाग होते हैं, जो कानून संसद के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, उन कानूनों को जो पटल पर या धरातल पे जो लागू करने का जिन अधिकारियों का काम होता है, जिन व्यक्तियों का काम होता है, उन पर भी नियंत्रण रखने का कार्य किसका होता है आपके सामने? जो संसद होता है उसका होता है। साथ के साथ जो मंत्री परिषद हो गई, जो सरकार हो गई, उस पर भी नियंत्रण संसद रखती है। क्यों? क्योंकि जितनी मंत्री परिषद है वो सारी की सारी जवाबदेही होती है लोकसभा के प्रति। लोकसभा में बैठा कोई भी मंत्री, कोई भी सामान्य जो एमएलए, वो प्रश्न पूछ सकता है मंत्रियों से कि भाई आप इस विभाग के मंत्री हो और हमारे क्षेत्र में इस चीज में प्रॉब्लम है, आप इस पे जवाब दो, और उनको जवाब देना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो अलग अलग प्रकार की चीजें की जाती है। अविश्वास प्रस्ताव के अंदर आपके सामने जारी किया जा सकता है, प्रश्न काल आता है, शून्य काल आता है, और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आता है, और इन सब समितियों के माध्यम से सरकार को जवाबदेह बनाती है। और ये जो सारी चीजें होती हैं, अविश्वास प्रस्ताव, प्रश्न काल, शून्य काल व ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, इन सब के माध्यम से सरकार क्या आपके सामने, सरकार को जवाबदेही होने की मजबूरी बनती है उनकी। समझ में आ गया आपको? जवाबदेही बनाते हैं ये सभी चीजें उनको, जो जनता की। अगले वाला पॉइंट है न्यायिक कार्य। कुछ देशों में व्यवस्था पालिका है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने का कार्य करती है। ये अपने सदस्यों के विशेषाधिकार हनन के मामले की जांच करती है। अच्छा, सिर्फ इनका काम कानून बनाने का नहीं है। संसद में जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, संसदीय पदों पर धारण किए बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको विधिगत तरीके से हटाने का कार्य भी कर सकती है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व उच्च न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनको महाभियोग करके हटाने का। मतलब आप ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि राष्ट्रपति को कि हट जाओ साहब, आप तो ऐसे नहीं हटते वो। उनको अगर आप हटाना चाहो और वो मना कर दे मैं तो नहीं हटूंगा, तो उनको हटाने के लिए पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है और उसको महाभियोग के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? यह अपने सदस्यों के विशेष अधिकार हनन के मामले की भी जांच करती है। साथ के साथ जो अपने जो सदस्य हैं, अगर वो किसी गलत कार्य में लिप्त हो रहे हैं, अगर उन्होंने कोई गलती की है, तो उनका विशेष अधिकार हनन के मामले की भी जांच कर सकती है, उनको की सदस्यता रद्द करने का भी कार्य कर सकती है आपके सामने। अगले वाला पॉइंट आपके सामने प्रतिनिधित्व के कार्य। प्रतिनिधित्व के कार्य क्या है? व्यवस्था पालिका समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों, क्षेत्रों के विचार, मांगों व हितों का मंच प्रदान करती है। जो व्यवस्था पालिका होती है आपके सामने, जो पूरी आपके सामने जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें समाज के जो अलग अलग प्रकार की जो जातियां हैं, जो क्षेत्र हैं, उनके जो मांग होते हैं, उनके जो हित होते हैं, उन्हीं सभी को मंच प्रदान करने का भी कार्य करती है। समझ में आ गई? यह जनता की इच्छाओं और नीतियों में भी कानूनों को बदलती रहती है। और ये क्या करती है आपके सामने? जनता की जो इच्छाएं हैं, भाई जनता चाहती है कि भाई आप भारत के जो जीएसटी उसमें क्या किया जाए, बदलाव किया जाए, या फिर जो आपके सामने इनकम टैक्स बिल है उसमें बदलाव किया जाए, तो सरकार को करना पड़ता है। सरकार को जनता की भावनाओं को, विचारों को नीतियों और कानूनों में बदलना पड़ता है। अगर सरकार को लगता है कि आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं, बड़ी योजनाएं धरातल पे लानी जरूरी है, क्योंकि आम व्यक्ति का सबसे ज्यादा खर्चा किसमें होता है? स्वास्थ्य पे होता है, तो सरकार उन जैसी योजनाएं लेकर आती है। तो यही आपके सामने समाज जो व्यवस्था पालिका होती है, उसको अलग अलग वर्गों, जातियों व क्षेत्रों के विचारों का काम करना, मतलब उनके हितों को क्या करती है? मंच प्रदान करने का कार्य करती है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने विचार विमर्श और आलोचना। ये सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा और वाद विवाद का केंद्र होती है, जिससे जनता की नीतियों की इच्छाओं और बुराइयों की जानकारी मिलती है। मतलब क्या होता है इसके अंदर, मैं आपको बताऊं विस्तार से। जो सार्वजनिक महत्व के मुद्दे हैं,
समझ में आ गया। आम जनता के जो मुद्दे होते हैं उस पर विस्तृत चर्चा कर सकते हैं अपन, वाद विवाद किया जा सकता है, जिससे जनता की जो नीतियां होती हैं और इच्छा होती हैं उस पर आपको अच्छाई व बुराई के बारे में पता चलता है। मतलब जो सार्वजनिक महत्व के जितने भी मुद्दे होते हैं उस पर अपन विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, जिससे जो जनता को क्या किन जनता है वो क्या हो सकती है आपके सामने। भाई एक बात बताओ, आपका एमएलए चुना है ना, वो विपक्ष पार्टी में है, अब वो क्या करेगा भाई, उसको पता है, उसकी जनता ने उसे बताया कि इस समय जो सरकार जीएसटी लगा रही है ना, है ना, ये बहुत ज्यादा है, तो वो क्या संसद में भाग लेगा और वो जनता को, जो सरकार उसको क्रिटिसाइज करेगा कि ये जो आपके द्वारा जीएसटी लागू की गई है ये हमारी जनता ने हमें प्रतिनिधित्व बनाकर भेजा और कहा है कि जीएसटी हमारे क्या करे, गला घोटने का काम कर रही है, हम जितना पैसा कमा रहे हैं वो सारा सरकार को दे रहे हैं। तो यही है सरकार, जनता की जो नीतियों की अच्छाई और बुराई दोनों की जानकारी आपके सामने जो संसद पे विचार विमर्श होता है उस पे पता चलती है जब संसद का सत्र चलता है। लेकिन ऐसा होता नहीं, वहां पे सिर्फ नारेबाजी और पोस्टर चलते हैं और आपके सामने बाकी ज्यादा चीजें हो नहीं पाती हैं आपके सामने। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, जो व्यवस्था पालिका होती है उसकी प्रतिष्ठा में हास के कारण, क्या वो कुछ मुख्य कारण है, क्या वो कुछ मुख्य रीजन है जिसके वजह से जो व्यवस्था पालिका है उसकी जो प्रतिष्ठा है उसमें आपके सामने लगातार गिरावट दिखाई पड़ रही है। जो संसदीय प्रक्रिया है, जो भारतीय संविधान का मूल्य रतन है, जो भारतीय संविधान की आपके सामने जो भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है, वो रीढ़ की हड्डी लगातार चटकती क्यों जा रही है, लगातार कमजोर क्यों होती जा रही है, इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे अब अपन। पहला पॉइंट है कार्यपालिका का बढ़ता प्रभुत्व है। आधुनिक राज्यों में विशेषकर संसदीय प्रणालियों में प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद ने नीति निर्माण व विधेय एजेंडा पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। मतलब अगर अपन बात करें लगभग जो आधुनिक राज्य हैं आज के समय के, उसमें जो संसदीय प्रणाली है उसको कमजोर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है ना, वही सिर्फ सिर्फ नीतियों का निर्माण करती है और जो पार्टी का जो एजेंडा होता है, विधायकों का जो एजेंडा होता है उस पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। कार्यपालिका का दल में बहुमत के कारण विधायिका केवल रबर स्टंप बन के रह जाती है। मतलब क्यों? कोई भी कानून पारित करना हो बहुमत की जरूरत पड़ती है और बहुमत आपके सामने जो सत्तारूढ़ दल होता है उसके पास होती है। तो चाहे तो अगर सत्तारूढ़ दल में आपके सामने, और सत्तारूढ़ दल से बाहर कोई वोट करेगा नहीं, तो सबको पता है विपक्ष की जरूरत पड़ती नहीं है, तो उनके जो से मन में आता है वैसे आपके सामने क्या करते हैं, आपका जो कानून है उसका निर्माण कर देते हैं, नीतियों में बदलाव करते नहीं। विपक्ष आलोचना करती रहती है, जनता भी आलोचना करती रहती है, लेकिन उनके मन में आता वैसा ही कानून बनाते हैं। समझ में आ गया? जटिलता और तकनीक का स्वरूप। वर्तमान समय में कानून और नीतियां अत्यधिक जटिल व तकनीक हो गई। आज के समय अगर अपन बात करें तो अलग अलग प्रकार की जो कानून और नीतियां है वो बहुत ज्यादा जटिल हो गई, उसमें बहुत ज्यादा तकनीक जुड़ गई है। समझ में आ गया? जिसके कारण विशेषज्ञ नौकरशाही व कार्यपालिका पर निर्भरता बढ़ी है। जिससे क्या आपके सामने जो नौकरशाही और जो कार्यपालिका उस पर बहुत ज्यादा निर्भरता बढ़ी है। भाई जो संसद में बैठे वो आपके सामने जो जितने भी जो एमएलए एमपी वो इतने ज्यादा तकनीकी रूप से सक्षम नहीं होते हैं, तो जो अधिकारी होते हैं उस पर और कार्यपालिका जो मंत्रिपरिषद होती है उस पर सबसे ज्यादा निर्भरता रहती है। सांसद और विधायक वो जिन जटिल विषयों को समझ नहीं पाते हैं और जो कार्य नौकरशाही होती है उन पर जो आपके सामने ज्यादा आपके सामने जो क्या होती है निर्भरता बढ़ती है, जिसके कारण जो संसदीय पटल है या फिर जो संसद में बैठे हुए लोग हैं उनका महत्व थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं कम हो जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने दलगत अनुशासन। कठोर दलगत अनुशासन के कारण सदस्य अपनी अंतरात्मा या क्षेत्र की समस्याओं के बजाय दल के निर्देशों के अनुसार मतदान करते हैं। मतलब जो बहुत जो कठोर दलगत जो आपके सामने अनुशासन देखने को मिलता है कि जो सदस्य जो सत्तारूढ़ दल में है वो आपके सामने क्या, अगर उसको अगर ये कानून अच्छा भी नहीं लग रहा है तो भी वो क्या नहीं कर सकता, आपके सामने उनके बाहर नहीं जाकर जो सत्तारूढ़ दल के विरोध में नहीं जाकर अपनी भावना नहीं रख सकता है। उसे ना चाहते हुए भी अपनी भावनाओं को अपने विचारों को दबाना पड़ेगा। क्यों? सत्तारूढ़ दल ने क्या किया, आपके सामने क्या रखा है, अपना विचार है, अपना जो कानून है, नीतियों का निर्माण किया। समझ में आ गया? तो ये जो कठोर जो दलगत अनुशासन होता है ये भी क्या होता है, आपके सामने जो एमएलए एमपी होते हैं उनकी भावनाओं को बाहर आने से रोकता है। जो उनकी क्षेत्र की समस्याएं हैं उनके अनुसार वो आपके सामने बातें हैं वो नहीं रख पाते हैं काफी बार। अगले वाला पॉइंट आपके सामने प्रतिनिधियों की अयोग्यता।
कई बार प्रतिनिधियों में विशेषज्ञता और बौद्धिक क्षमता का अभाव होता है। जो काफी बार क्या होता है, आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो एमएलए एमपी चुनकर आप भेजते हो, वो उतने ज्यादा विशेषज्ञ नहीं होते हैं, बौद्धिक क्षमता का अभाव होता है। और उनमें क्या लगभग ही ऐसे हैं आपके सामने, लगभग ही ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं जिनमें बौद्धिक क्षमता, हो सकता है राजनीति का उनका अच्छा ज्ञान हो, लेकिन उनको वो जो कानूनी कार्रवाई होती है, कानूनी दावपेच होते हैं, जो कागज कार्रवाई होती है, उसका इतना ज्ञान नहीं होता। इसके वजह से ना तो उनको यह पता है कि क्या बोलना है, कैसे बहस करनी है, कैसे आलोचना करनी है। वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह बातचीत करने लग जाते हैं, जिससे जो संसदीय पटल है, संसद का जो पटल है, उसकी क्या होती है आपके सामने, उसकी जो गरिमा है काफी बार वो तार तार होती नजर आती है। ऐसे लोग आपके सामने विपक्ष में भी दिखाई पड़ते हैं, ऐसे लोग सत्तारूढ़ दल में भी दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें सही से वक्तव्य करने का ज्ञान नहीं होता है, और जिससे क्या होता है, एक जो संसद चलती है उसे सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, दुनिया के काफी सारे लोगों की भी उस पर नजर होती है। तो अगर इस प्रकार के विचारों का प्रकट किया जाता है जो अमानवीय है, जो किसी धर्म जाति के विशेषकर विरोध में है, तो इससे क्या होता है, भारतीय संसदीय पटल होता है उसकी क्या होती है, वो शर्मसार होता है वहां पर। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, अध्यादेशों को बढ़ता प्रयोग। कार्यपालिका बार बार अध्यादेशों का सहारा लेकर विधायिका व कानून बनाने की शक्ति पर अतिक्रमण करते हैं। भाई आप सबको पता है, राष्ट्रपति के पास आपके सामने क्या होता है, अगर जब सदन का जो सत्र नहीं चल रहा है तो वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। समझ में आ गया? जिसके वो भी एक प्रकार का कानून होता है, वो भी एक प्रकार का कानून ही होता है, जिस कानून को क्या किया जा सकता है आपके सामने, कानून को वो लागू रहेगा जब तक आपके सामने जो संसद का सत्र नहीं हो जाता, उसमें पारित नहीं हो जाता, 6 महीने तक वो लागू रहता है, फिर वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, सत्तारूढ़ दल क्या है, उसको पता चल रहा है कि लोकसभा में तो अपन ला नहीं सकते, तो पहले अध्यादेश जारी कर देते हैं। क्यों? राष्ट्रपति कौन चुनता है आपके सामने, वैसे चुनाव तो सभी लोग करते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी सत्तारूढ़ दल की होती है, तो वो सत्तारूढ़ दल के अनुसार काम करता है, वो भी रबर स्टैंप बन के रह जाता है आपके सामने, अपनी भावनाओं को नहीं प्रकट कर पाता है। तो उन अध्यादेशों का कोई महत्व, जो आपके सामने जो जनता है, उस राष्ट्रपति की जो भावना, वो कोई महत्व रखती है नहीं। जो सत्तारूढ़ दल है वो अपनी मनमर्जी से काम करवाता है और बार बार अध्यादेश जारी करवाता रहता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, राजनीतिक अपराधीकरण। सदस्यों के व्यवहार में गिरावट, सदन पे बार बार व्यवधान, शोरगुल और अनुशासनहीनता के कारण व्यवस्था पालिका में गंभीरता और प्रतिष्ठा की कमी आई है। अगर हम लगातार अगर आप देखें तो किस तरीके से स्कूल के बच्चों का जो व्यवहार होता है, छोटे बच्चों का, वैसा व्यवहार आपके सामने काफी बार संसद के सदस्यों के व्यवहार जैसा दिखाई पड़ता है। बार बार नारेबाजी करना, बिना बात के व्यवधान पहुंचाना, अनुशासनहीनता करना भी काफी बार दिखाई पड़ता है, और वो ऐसा जानबूझकर करते हैं अपने एजेंडा को रखने के लिए, जिससे क्या संसदीय पटल है उसकी जो प्रतिष्ठा है उसमें क्या गंभीर चोट पहुंचती है। अगला पॉइंट आपके सामने, न्यायपालिका का सक्रियतावाद। न्यायपालिका भी सक्रिय हस्तक्षेप करती रहती है आपके सामने। कई बार जो संसदीय पटल है उस पर जो कानून लाया गया, वो क्या उसको क्या कर देती है, रिजेक्ट करने का कार्य कर देती है, तो जिससे क्या संसदीय पटल है वो उसकी जो प्रतिष्ठा उसमें वो उतनी मजबूत नहीं रह पाती है, उसके जो कुछ कमजोर पॉइंट भी रहते हैं। तो ये व्यवस्था पालिका के कार्य व प्रतिष्ठा में जो गिरावट आई, उसके पीछे क्या क्या प्रमुख कारण है, उसके अपन विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीए जो पॉलिटिकल साइंस का, फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उससे संबंधित जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कार्यपालिका के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए तथा उनकी शक्तियों में वृद्धि के कारण को बताइए। मतलब कार्यपालिका के क्या क्या प्रमुख कार्य होते हैं उसके बारे में विस्तार से बताइए, और उनकी शक्ति में वृद्धि के क्या, कैसे कैसे उनकी शक्ति में वृद्धि के क्या क्या कारण है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को शुरू करें इससे पहले जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूं, अगर आप ये फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा। जैसे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तब आपके सामने नीचे डिस्क्रिप्शन का जो लिंक दे रखा है वहां पर जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपको उस टेलीग्राम के चैनल के लिंक पे क्लिक करना है, फिर आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है लिंक पे क्लिक करते ही, और फिर फाइल वाले सेक्शन में जाकर आपको पॉलिटिकल साइंस सर्च करना है, और वहां पर जो पॉलिटिकल साइंस की सारी पीडीएफ खुल जाएंगी, उसमें बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की पीडीएफ को जाकर पढ़ लेना है। समझ में आ गया आपको अच्छे से?
साथ के साथ इसी से संबंधित आपके सामने जो क्लास ले रहा हूं इससे संबंधित अन्य वीडियो देखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको जो प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर जरूर से देख सकते हो, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको। साथ के साथ जो कोने में आपको सामने व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन दे रखा है, इस पे क्लिक करके आप फ्लिपकार्ट में मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, किसी को बताना मत, चुपके से क्लिक करके खरीद लो। जो टैग कर रखा है उसके अलावा भी कोई और प्रोडक्ट टैग करके खरीद सकते हो। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलो अब शुरू करते हैं अपन पढ़ाई को। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव सरकार का वो अंग होती है जो विधायी निकाय व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को लागू करने तथा जो शासन को संचालन करने के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब जो कार्यपालिका होती है ना आपके सामने, वो सरकार का वो सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है जो विधायिका व्यवस्थापालिका द्वारा लगाए गए कानून और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब संसद ने कोई कानून बनाया, अब प्रधानमंत्री जो आपके सामने जो इनकम टैक्स बिल है वो आपके सामने जो अपना वित्त मंत्री उनके द्वारा लाया गया, तो अब ऐसे थोड़ी निर्मला सीतारमण जी आपके सामने जो अभी की वर्तमान समय की जो वित्त मंत्री है वो आपके सामने अब इनकम टैक्स बिल को सभी जगह लागू करेंगे, ऐसा थोड़ी, वो थोड़ी टैक्स कलेक्ट करेंगे आपके सामने। ये कार्य किनका होता है? ये कार्य होता है सरकार के जो अधिकारी होते हैं, जो कार्यपालिका के लोग होते हैं, वो जो संसद के द्वारा जो कानूनों का निर्माण किया गया उन सब कानूनों को जमीनी हकीकत करने का, जनता जो संसदीय जो पटल होता है उस पर लागू करने का कार्य किसका होता है आपके सामने? सभी कानूनों व नीतियों को लागू करने का काम कार्यपालिका का होता है। ये सरकार के वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये सब लोग क्या करते हैं? सरकार की जो वास्तविक कार्यकारी शक्ति होती है उन सब का प्रतिनिधित्व कार्य करने का किसका होता है आपके सामने? कार्यपालिका का प्रमुख कार्य होता है। समझ में आ गया आपके सामने? अगले वाला पॉइंट है इसके अंदर आपके सामने कार्यपालिका के मुख्य कार्य। कार्यपालिका के प्रमुख कार्य कौन से होते हैं आपके सामने? कानूनों को लागू करना। यह कार्यपालिका का प्राथमिक कार्य है। यह विधायपालिका द्वारा पारित किए गए सभी कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करती है। ये क्या करती है आपके सामने? जो कार्यपालिका के जितने भी काम होते हैं उन सबको प्रभावी ढंग से लागू करने का काम किसका होता है? कार्यपालिका का प्रमुख कार्य होता है। यह विधायिका द्वारा पारित सभी कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करती है तथा आवश्यक नियम, उपनियम व प्रशासनिक ढांचा तैयार करती है। साथ के साथ क्या करते हैं? जितने भी जो नियम हो गए, उपनियम हो गए, और उनको प्रशासनिक ढंग से लागू करने का कार्य करती है। तो कोई भी जो संसद पटल पे जो कानून बनता है उसको जमीनी हकीकत में बदलने का कार्य किसका होता है? कार्यपालिका का प्रमुख कार्य होता है। वही आपके सामने क्या करती है? संसदीय पटल के जितने भी जो नियम कायदे होते हैं उनको यहां पर लागू करने का कार्य करते हैं। अगले वाला पॉइंट आपके सामने नीतियों का निर्माण करना। आधुनिक जटिल राज्यों में कार्यपालिका विशेषकर प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद नीति निर्माण में भी केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। अगर आपके सामने बात करें तो आधुनिक जटिल राज्य हैं उसमें जो कार्यपालिका हो गई, विशेषकर प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद क्या करते हैं आपके सामने? नीतियों का जो निर्माण होता है उसमें सबसे मुख्य भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है आपके सामने? इन्हीं के द्वारा निभाई जाती है। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के द्वारा इन जो जितने भी कानून हो गए उनमें सब में इनका निर्माण में इनकी मुख्य भूमिका होती है। यह देश की आंतरिक, आर्थिक, सामाजिक व विदेश नीतियों का मसौदा तैयार करते हैं। भैया जितने भी अधिकारी होते हैं आपके सामने सब क्या करते हैं? इनके नीचे जैसे प्रधानमंत्री का सलाहकार हो गया, प्रधानमंत्री का रक्षा सलाहकार भी होता है, अलग अलग प्रकार के जो व्यक्तित्व होते हैं, अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े अधिकारी वो इनसे जुड़े होते हैं। सरकार के मंत्री नहीं, उनके जो आपके सचिव होते हैं वो सारे के सारे आपके सामने जितने मसले होते हैं उनको सुलझाने का काम करते हैं। मंत्री तो सिर्फ साइन करते हैं आपके सामने आखिरकार में। देश की आंतरिक, आर्थिक, सामाजिक व विदेश नीतियों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? संबंधित विभाग के जो सचिव होते हैं उनके द्वारा उनकी नीतियों का निर्माण किया जाता है, और अंत में विधायक साहब है, मंत्री साहब है, उन पे साइन करते हैं। अगले वाला पॉइंट आपके सामने प्रशासन का संचालन। कार्यपालिका देश के विशाल प्रशासनिक तंत्र का नेतृत्व और संचालन करती है। जो कार्यपालिका होती है वो क्या करती है आपके सामने? जो विशाल प्रशासनिक तंत्र होता है, वो भारत कितना बड़ा आपके सामने आपको पता है भाई, कितना बड़ा देश है और कितना बड़ा इसमें प्रशासनिक तंत्र चाहिए, तो इन सब चीजों का नेतृत्व है और संचालन करने का कार्य किसका होता है आपके सामने? कार्यपालिका का कार्य होता है। ये उच्च प्रशासनिक अधिकारियों, राजदूतों व अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को नियुक्ति करती है। साथ ही साथ इसका क्या कार्य होता है आपके सामने? कार्यपालिका देश के जो अलग बड़े बड़े अधिकारी होते हैं पद के, उन सभी को क्या करती है आपके सामने? उनको नेतृत्व करती है
उनका संचालन करती है, जिसमें जो सचिव हो गया, राजदूत हो गए और अन्य जो पदाधिकारी होते हैं उन सब की नियुक्ति की जाती है और उन सब अधिकारियों को क्या किया जाता है आपके सामने, उन सभी अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यों को आपके सामने पूरे देश में लागू होते हैं। समझ में आ गया भाई? इतने बड़े देश को चलाने के लिए जो कानूनों का निर्माण किया जाता है और कानूनों को लागू करने का काम कौन होता है? जो उच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं ना, जैसे सचिव है ना, वो आपके सामने उप सचिव को कहेगा, उप सचिव आपके सामने संबंधित अधिकारियों को कहेगा, वो आपके सामने कलेक्टर जो ये राज्य के सचिव को कहेगा, राज्य के सचिव आपके सामने नीचे कलेक्टर वगैरह कहेंगे और वो नीचे आपके सामने नीचे तक फिर वो बात पहुंचती है, नीचे तक अधिकारियों तक बात पहुंचती है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा प्रशासनिक तंत्र चलता है। अगर ये प्रशासनिक लोग नहीं होंगे तो संसद में बैठे मंत्री परिषद को यह नहीं पता आपके सामने सही से कि ये इनकम टैक्स में इनकम की स्पेलिंग क्या होती है। कई तो ऐसे भी हैं भाई अपने एमएलए। समझ में आ गया भाई? राजनीति में ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, शिक्षा का कोई महत्व नहीं है ज्यादा आपके सामने। समझ में आ गया? भारतीय राजनीति की यही विडंबना है, ज्ञानी लोगों को जाने मत दो और फिर विकास का रोना रोते रहो। तो जब तक हम इस प्रणाली को नहीं बदलेंगे, जब तक ज्ञानी पढ़े लिखे लोगों को उस संसदीय पटल पे नहीं उतारेंगे, हम जब तक इतने जागरूक नहीं होंगे कि दबंग गुंडागर्दी करने वाले व्यक्तित्व है आपके सामने, जो बाहुबली जिन पे केस लगे हुए, उन सब व्यक्तियों को दरकिनार करना शुरू करेंगे हमारी मानसिकता के द्वारा, उसी दिन भारतीय राजनीति का विकास होना शुरू हो जाएगा। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपन। सैन्य और विदेशी संबंध। ये देश की विदेश नीति का संचालन करती है, अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौते करती हैं और सशस्त्र बलों की क्या करते हैं, सर्वोच्च कमान संभालती हैं। ये जितनी भी आपके सामने जो नीतियां होती हैं, ये क्या करती है, कार्यपालिका, देश के जो सचिव होते हैं आपके सामने संबंधित विभाग के, वही क्या करते हैं, देश में कौन सी नीतियां लागू करनी है, रक्षा सचिव और विदेश नीति कैसे लागू करनी है, इन सब चीजों को संभालने का कार्य करती है। अंतरराष्ट्रीय संधियां किस प्रकार से लागू करनी है और समझौते किस प्रकार से लागू करने हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमान भी संभाली जाती है और जो सशस्त्र बल होते हैं उनकी जो कमान संभालने का भी कार्य किनका होता है आपके सामने, जो विदेश में जो जितने भी अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, इन सभी का कार्य होता है। ये देश की सुरक्षा व रक्षा के लिए भी जिम्मेदार होते हैं और ये सभी जितने अधिकारी होते हैं ये देश की रक्षा करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं और देश की सुरक्षा करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं आपके सामने। समझ में आ गया आपके सामने अच्छे से? अगले वाला पॉइंट आपके सामने वित्तीय कार्य। कार्यपालिका बजट तैयार करती है और संसद में प्रस्तुत भी करती है। ये राजस्व संग्रह करना और सरकारी खर्चे का प्रबंधन भी करती है। कार्यपालिका की बात करें आपके सामने तो इसका क्या काम है, इसका यह काम है कि बजट का भी निर्माण करती है, संसद के सामने रखती भी है और राजस्व संग्रह करने और सरकारी खर्च का प्रबंधन भी करती है आपके सामने। समझ में आ गया? तो कार्यपालिका का काम यही है कि बजट को तैयार करो, संसद के सामने प्रस्तुत करो और राजस्व संग्रह और सरकारी खर्चे को प्रबंधन करने का भी कार्य किसका होता है आपके सामने, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य होता है आपके सामने। समझ में आ गया? जो कार्यपालिका का यही काम है कि बजट वगैरह को लागू करने। आपके सामने हर साल बजट आता है, कितना खर्च कहां पर करना है, कौन सी योजना में कितना खर्च करना है, कौन से विभाग को कितना पैसा देना है, ये सब चीज, और कितना अपने को रखना है, इन सब चीजों का जो ब्यौरा है, कितना आएगा और कितना खर्च होगा, ये सब बजट में पेश किया जाता है और ये भी सब कार्यपालिका द्वारा ही संभाले जाते हैं। अगले वाला पॉइंट है आपके सामने विधायी कार्य। कार्यपालिका अप्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यपालिका क्या करती है, इनडायरेक्टली जो जितने भी कानून बनते हैं उसको बनाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। संसदीय प्रणाली में मंत्री वो विधेयक प्रस्तुत करते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल आपके सामने क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं और शक्ति भी कार्यपालिका के पास होती है। और जितनी जो शक्तियां होती हैं वो भी क्या होती हैं आपके सामने, कार्यपालिका उसके पास जो प्रमुख रूप से शक्तियां होती हैं जब विधायिका सत्र में नहीं होता है। मतलब कार्यपालिका क्या आपके सामने अप्रत्यक्ष रूप से, देखो जो आपके सामने अब इनकम टैक्स बिल लागू करना है तो निर्मला सीतारमण जो अपने वित्त मंत्री, वो थोड़ी बैठ के उन्होंने कानून का निर्माण किया, उस इनकम टैक्स बिल को लिखा है, नहीं लिखा है। वो कौन लिखते हैं, वो अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी हैं, उस विभाग से संबंधित जो जानकार लोग हैं, जिनको ज्ञान है, जिन्होंने सालों उस चीज पर रिसर्च किया, वो अधिकारी उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, कानून बनाते हैं, फिर मंत्री उन पर साइन करते हैं और फिर आपके सामने जो संसद के पटल पर उनको रखा जाता है। समझ में आ गया? तो कार्यपालिका आपको दिखती नहीं है लेकिन काम वही करती है अंत में आपके सामने। राष्ट्रपति राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी कार्यपाल के पास ही, जो कार्यपालिका के पास होती है। कौन सा कानून कब लागू करना है,
कब अध्यादेश जारी करना है, इन सब चीजों को संभालने का काम भी किसका होता है, कार्यपालिका का ही होता है। कार्यपालिका इन सब चीजों को संभालती है। जब विधायकी सत्र नहीं होता है तब आपके सामने सारे के सारे कार्य है वो पीछे से किए जाते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने न्यायिक कार्य। राष्ट्रपति राज्यपाल के पास समाधान, दंड व को कम करने या निलंबित करने की न्यायिक शक्तियां होती हैं। साथ के साथ जो राष्ट्रपति जो राज्यपाल होते हैं उनके पास क्या है, समाधान करने की। अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसको अब जीवन का अंतिम समय आ चुका है, उसने इनफ आपके सामने सजा काट ली है, तो उसको राष्ट्रपति सजा क्या कर सकते हैं, उसकी माफ भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, निलंबित भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति व राज्यपाल के हाथों में ये चीजें होती हैं। अगले वाला पॉइंट आपके सामने वर्तमान समय में इनकी शक्तियों में वृद्धि कर। आजकल जो आपके सामने जो विभाग होते हैं, संबंधित विभाग, उनमें उनकी शक्तियों में वृद्धि क्यों हुई है, उनके पीछे क्या क्या कारण, उसके बारे में विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा। आधुनिक राज्यों ने कल्याणकारी राज्यों की भूमिका अपनाई है। जो आजकल के जो जितने भी राज्य हैं, इन्होंने कैसे राज्य की बात करी है, एक कल्याणकारी राज्य की बात की है, जिसके तहत सरकार की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा व आर्थिक विकास जैसे आपके सामने क्षेत्रों में हस्तक्षेप देना पड़ता है। मतलब जो आधुनिक राज्य हैं, इसमें कल्याणकारी जो राज्य होते हैं उसके बारे में बताया गया है, जिसमें सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा जैसे जो मुद्दे होते हैं, आर्थिक विकास जैसे मुद्दे होते हैं, उन पे क्या करना होता है, उन पे हस्तक्षेप करते हैं। ये व्यापक कार्यों के लिए कार्यपालिका की शक्तियों को बढ़ता है। क्यों भाई, क्योंकि जो अधिकारी, जो आपके सामने जो जितने भी जो मंत्री परिषद है या फिर संसद में बैठे हुए लोगों को ज्ञान नहीं है इतना, तो क्या करेंगे, ये जो इतने बड़े जो मुख्य मुद्दे हैं, इन पर काम कौन करता है आपके सामने, अधिकारी काम करते हैं। और अधिकारी काम करते हैं तो अपने हिसाब से नियमों का निर्माण करते हैं। इतने जटिल मुद्दों पर काम कौन करता है आपके सामने, कार्य प्रणाली है। जो कल्याणकारी राज्य के निर्माण में कार्यपालिका का बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि वही नीतियों का निर्माण करते हैं, वही जो सही चीजें उनको पटल पर रखते हैं। मंत्री परिषद को, जो मंत्री परिषद है, सही पूछो तो आदि मंत्री परिषद, ऐसे स्वास्थ्य मंत्री का खुद का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। शिक्षा मंत्री को ये नहीं पता कि अपनी कुल कितनी कॉलेजें चल रही हैं, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसी हालत हमारे मंत्रियों की, उनको क्या पता है। कुछ मंत्री बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ मंत्री बहुत ज्यादा संबंधित विभाग का बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन सभी को नहीं है। कुछ का तो बहुत, मतलब उनको बस बना दिया गया है, काम पीछे अधिकारी ही संभालते हैं। खास करके जो कुछ सरकार जो वर्तमान में चल रही है, उन्हीं का तो यही अधिकार, यही चल रहा है सब कुछ। आर्थिक नियोजन व संकट प्रबंधन, वैश्वीकरण, आर्थिक उथल पुथल और राष्ट्रीय संकटों जैसे महामारी, युद्ध के समय त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता होती है। मतलब जब जो जनता होती है उसके सामने सबसे विकट परिस्थितियां होती है, जैसे वैश्वीकरण हो गया, जो वही सारी दुनिया में क्या होगा, उथल पुथल मची हुई, जैसे टैरिफ लग रहा है इस समय, अमेरिका भारत पे टैरिफ लगाया जा रहा है, तो उस समय किस प्रकार के फैसले लेने हैं। कोरोना आ गया तब कैसे फैसले लेने हैं, थोड़े से दिन पहले आपके सामने ऑपरेशन सिंदूर चला तब कैसे फैसले लेने हैं। तो इन सब चीजों की जो त्वरित कार्रवाई होती है, उसको लागू करने में क्या होता है, कार्यपालिका का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्यों, सबसे दिमागदारी, सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं, और वही सबसे बेहतर, सबसे सटीक निर्णय ले सकते हैं। कार्यपालिका संकट प्रबंधन में सबसे उपयुक्त होती है। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी व्यक्ति कहां पर होते हैं, जो कार्यपालिका के अंदर ही होते हैं, जिससे उनकी शक्तियों में स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती हैं। जिससे क्या होती है, उनकी जो शक्तियां होती हैं वो स्वाभाविक रूप से आपके सामने बढ़ जाती है। तकनीकी जटिल और विशेषज्ञता। आधुनिक नीतियां अत्यधिक जटिल और तकनीकी होती हैं, जिससे परमाणु ऊर्जा, साइबर सुरक्षा के लिए विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो यही बता रहा हूं ना, आज की दुनिया में आपके सामने जो तकनीकी ज्ञान है वो ज्यादा बढ़ रहा है, और जो संसद में बैठे हुए व्यक्ति तो होते हैं, हर व्यक्ति उसमें उतना तकनीकी रूप से सक्षम नहीं होता है। तो कार्यपालिका में जो लोग होते हैं, जो संबंधित विभाग की जानकारी होती है, उन सब लोगों को क्या होता है, आपके सामने जरूरत पड़ती है जब आप विशेषज्ञ से संबंधित आपके सामने कोई ज्ञान की जरूरत होती है। जैसे परमाणु ऊर्जा हो गई, साइबर सुरक्षा जैसे कार्यों पे काम कराना है, तो आपको उस विभाग से संबंधित, उस चीज से संबंधित जो विशेषज्ञ लोग हैं उन्हीं से काम करवाना होता है। यह ज्ञान को मुख्यतः नौकरशाही के विभिन्न अंगों के पास होती है, जिसमें विधायपालिका भी निर्भरता कार्यपालिका पर पड़ जाती है। जिससे क्या होता है, आपके सामने जो विधायपालिका उसकी निर्भरता कार्यपालिका के ऊपर धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने प्रतिनिधि लोग हैं, उनके सामने क्या उनका मतलब विधान होता है। विधायिका के पास समय की कमी होने के कारण वह कानून
के केवल मूलभूत सिद्धांतों का निर्धारण करती है और बाकी विवरणों को नियमों तथा विनिमयों के माध्यम से शक्ति कार्यपालिका को सौंप देती है। विधायक जो विधायकी होती है, जो संसद में बैठे हुए लोग होते हैं, उनके पास भाई उतना उचित समय भी नहीं होता है, क्योंकि प्रचार प्रसार करना होता है, काम करना होता है ना। तो उन सब लोगों के पास समय की कमी के कारण जो कानून बनाने के जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं, बस वो उन्हीं को बता देते हैं, मोटी मोटी चीज बता देते हैं भाई कि इस बार जीएसटी में इसमें इतना कम करना है, इसमें इतना कम करना है, इसमें इतना कम करना है। बाकी काम सारा सारा पीछे बैठे अधिकारी वही करते हैं। और बाकी विवरणों और नियमों और विनिमय के माध्यम से बनाने की जो शक्ति है वो कार्यपालिका के पास ही होती है। बाकी जितने भी कार्य होते हैं वो सारे के सारे कौन करती है? आपके सामने जो कार्यपालिका है, वो बाकी के जितने भी कार्य होते हैं वो सारे के सारे वही काम करते हैं, वही आपके सामने सारे के सारे नियमों कायदों को बनाया जाता है, उन्हीं के द्वारा सारे काम किए जाते हैं। समझ में आ गया? दलगत अनुशासन। संसदीय प्रणाली में सत्तारूढ़ दल के पास स्पष्ट बहुमत होने के कारण कठोर दलगत अनुशासन होता है, जिससे कार्यपालिका के निर्णय बिना किसी विरोध के विधायिका के पास हो जाते हैं। भाई क्या होता है, जो संसदीय प्रणाली होती है ना, इसमें सत्तारूढ़ दल के पास क्या होता है? बहुमत होता है। और आपको पता है भारत में किस चीज की जरूरत है? कोई भी कानून को पारित कराने की बहुमत की जरूरत होती है। तो इससे क्या होता है भाई, सारे के सारे दल में जो लोग होते हैं वो विरोध में जाते नहीं अपने सत्तारूढ़ दल के बाहर। तो क्या होता है, कोई भी कानून बनाना होता है, संसद में पटल पर रखो, बहुमत है, बहुमत से पास हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यही कार्यपालिका के जो निर्णय होते हैं, जो उनके द्वारा जो नियम बना दिए गए, वही अंतिम निर्णय होते हैं, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी विरोध के विधायिका में वो सभी की सभी चीजें पारित हो जाती हैं। समझ में आ गया आपके सामने? मीडिया व संचार का प्रभाव। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसी कार्यकारी मीडिया प्रमुख मीडिया व सोशल मीडिया का उपयोग करके सीधे जनता से संवाद करते हैं। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का भाई यही काम है कि वो जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं। तो उन्हें तो जनता से लगातार क्या होता है? नियंत्रण में रहना पड़ता है, जनता के लगातार संपर्क में रहना पड़ता है, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, वो लगातार जनता से सीधा संवाद स्थापित करते रहते हैं, जिनसे उनकी लोकप्रियता तो बढ़ती रहती है, लेकिन वो अपनी नीतियों को विधायिका के माध्यम से आसानी से लागू कर पाते हैं। और क्या होता है, जिससे उनकी लोकप्रियता आपके सामने हमेशा बनी रहती है, और इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, आपके सामने अपनी जो नीतियां हैं वो जनता पर आसानी से लागू कर सकते हैं। तो ये था आपका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, कार्यपालिका के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए तथा इसकी शक्तियों में वृद्धि के कारणों के बारे में बताइए। मतलब कार्यपालिका है, उसके जो प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा, और उनकी शक्तियों में वृद्धि के कौन कौन से कारण होते हैं उसके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। तो मेरा नाम मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीए जो पॉलिटिकल साइंस का, फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उससे संबंधित जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कार्यपालिका के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए तथा उनकी शक्तियों में वृद्धि के कारण को बताइए। मतलब कार्यपालिका के क्या क्या प्रमुख कार्य होते हैं उसके बारे में विस्तार से बताइए, और उनकी शक्ति में वृद्धि के क्या कैसे कैसे उनकी शक्ति में वृद्धि के क्या क्या कारण है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को शुरू करें इससे पहले जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूं, अगर आप ये फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा। जैसे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तब आपके सामने नीचे डिस्क्रिप्शन का जो लिंक दे रखा है, वहां पर जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपको उस टेलीग्राम के चैनल के लिंक पे क्लिक करना है। फिर आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है लिंक पे क्लिक करते ही, और फिर फाइल वाले सेक्शन में जाकर आपको पॉलिटिकल साइंस सर्च करना है, और वहां पर जो पॉलिटिकल साइंस की सारी पीडीएफ खुल जाएंगी, उसमें बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की पीडीएफ को जाकर पढ़ लेना है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? साथ के साथ इसी चैप्टर से संबंधित आपके सामने जो क्लास ले रहा हूं, इससे संबंधित अन्य वीडियो देखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको जो प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर जरूर से देख सकते हो, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको। साथ के साथ जो कोने में आपको सामने व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन दे रखा है, इस पे क्लिक करके आप फ्लिपकार्ट में मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, किसी को बताना मत, चुपके से क्लिक करके खरीद लो। जो टैग कर रखा है उसके अलावा भी कोई और प्रोडक्ट टैग करके खरीद सकते हो। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलो अब शुरू करते हैं अपन पढ़ाई को। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव सरकार का वो अंग होती है जो विधायी निकाय व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को लागू करने तथा जो शासन को संचालन करने के लिए जिम्मेदार होती है।
मतलब जो कार्यपालिका होती है ना आपके सामने, वो सरकार का वो सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है जो विधायिका व्यवस्था पालिका द्वारा लगाए गए कानून व नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब संसद ने कोई कानून बनाया, अब प्रधानमंत्री जो आपके सामने जो इनकम टैक्स बिल है वो आपके सामने जो अपना वित्त मंत्री उनके द्वारा लाया गया, तो अब ऐसे थोड़ी निर्मला सीतारमण जी आपके सामने जो अभी के वर्तमान समय के जो वित्त मंत्री हैं वो आपके सामने अब इनकम टैक्स बिल को सभी जगह लागू करेंगे, ऐसा थोड़ी, वो थोड़ी टैक्स कलेक्ट करेंगे आपके सामने। ये कार्य किनका होता है? ये कार्य होता है सरकार के जो अधिकारी होते हैं, जो कार्यपालिका के लोग होते हैं, वो जो संसद के द्वारा जो कानूनों का निर्माण किया गया उन सब कानूनों को जमीनी हकीकत करने का, जनता जो संसदीय जो पटल होता है उस पर लागू करने का कार्य किसका होता है आपके सामने? सभी कानूनों व नीतियों को लागू करने का काम कार्यपालिका का होता है। ये सरकार के वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये सब लोग क्या करते हैं? सरकार की जो वास्तविक कार्यकारी शक्ति होती है उन सब का प्रतिनिधित्व कार्य करने का किसका होता है आपके सामने? कार्यपालिका का प्रमुख कार्य होता है। समझ में आ गया आपके सामने? अगले वाला पॉइंट है इसके अंदर आपके सामने कार्यपालिका के मुख्य कार्य। कार्यपालिका के प्रमुख कार्य कौन से होते हैं आपके सामने? कानूनों को लागू करना। यह कार्यपालिका का प्राथमिक कार्य है। यह विधायी पालिका द्वारा पारित किए गए सभी कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करती है। ये क्या करती है आपके सामने? जो कार्यपालिका के जितने भी काम होते हैं उन सबको प्रभावी ढंग से लागू करने का काम किसका होता है? कार्यपालिका का प्रमुख कार्य होता है। यह विधायिका द्वारा पारित सभी कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करती है तथा आवश्यक नियम, उपनियम व प्रशासनिक ढांचा तैयार करती है। साथ के साथ क्या करते हैं? जितने भी जो नियम हो गए, उपनियम हो गए, और उनको प्रशासनिक ढंग से लागू करने का कार्य करती है। तो कोई भी जो संसद पटल पे जो कानून बनता है उसको जमीनी हकीकत में बदलने का कार्य किसका होता है? कार्यपालिका का प्रमुख कार्य होता है। वही आपके सामने क्या करती है? संसदीय पटल के जितने भी जो नियम कायदे होते हैं उनको यहां पर लागू करने का कार्य करते हैं। अगले वाला पॉइंट आपके सामने नीतियों का निर्माण करना। आधुनिक जटिल राज्यों में कार्यपालिका विशेषकर प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद नीति निर्माण में भी केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। अगर आपके सामने बात करें तो आधुनिक जटिल राज्य हैं उसमें जो कार्यपालिका हो गई, विशेषकर प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद क्या करते हैं आपके सामने? नीतियों का जो निर्माण होता है उसमें सबसे मुख्य भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है आपके सामने? इन्हीं के द्वारा निभाई जाती है, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के द्वारा। इन जो जितने भी कानून हो गए उनमें सब में इनका निर्माण में इनकी मुख्य भूमिका होती है। यह देश की आंतरिक, आर्थिक, सामाजिक व विदेश नीतियों का मसौदा तैयार करते हैं। भैया जितने भी अधिकारी होते हैं आपके सामने सब क्या करते हैं? इनके नीचे जैसे प्रधानमंत्री का सलाहकार हो गया, प्रधानमंत्री का रक्षा सलाहकार भी होता है, अलग अलग प्रकार के जो व्यक्तित्व होते हैं, अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े अधिकारी वो इनसे जुड़े होते हैं। सरकार के मंत्री नहीं, उनके जो आपके सचिव होते हैं वो सारे के सारे आपके सामने जितने मसले होते हैं उनको सुलझाने का काम करते हैं। मंत्री तो सिर्फ साइन करते हैं आपके सामने आखिरकार। देश की आंतरिक, आर्थिक, सामाजिक व विदेश नीतियों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? संबंधित विभाग के जो सचिव होते हैं उनके द्वारा उनकी नीतियों का निर्माण किया जाता है, और अंत में विधायक साहब है, मंत्री साहब है, वो उन पे साइन करते हैं। अगले वाला पॉइंट आपके सामने प्रशासन का संचालन। कार्यपालिका देश के विशाल प्रशासनिक तंत्र का नेतृत्व और संचालन करती है। जो कार्यपालिका होती है वो क्या करती है आपके सामने? जो विशाल प्रशासनिक तंत्र होता है, वो भारत कितना बड़ा आपके सामने आपको पता है भाई, कितना बड़ा देश है और कितना बड़ा इसमें प्रशासनिक तंत्र चाहिए। तो इन सब चीजों का नेतृत्व और संचालन करने का कार्य किसका होता है आपके सामने? कार्यपालिका का कार्य होता है। ये उच्च प्रशासनिक अधिकारियों, राजदूतों व अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को नियुक्ति करती है। साथ के साथ इसका क्या कार्य होता है आपके सामने? कार्यपालिका देश के जो अलग बड़े बड़े अधिकारी होते हैं पद के, उन सभी को क्या करती है आपके सामने? उनको नेतृत्व करती है, उनका संचालन करती है, जिसमें जो सचिव हो गया, राजदूत हो गए और अन्य जो पदाधिकारी होते हैं उन सब की नियुक्ति की जाती है, और उन सब अधिकारियों को क्या किया जाता है आपके सामने? उन सभी अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यों को आपके सामने पूरे देश में लागू होते हैं। समझ में आ गया भाई? इतने बड़े देश को चलाने के लिए जो कानूनों का निर्माण किया जाता है और कानूनों को लागू करने का काम कौन होता है? जो उच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं ना, जैसे सचिव है ना, वो आपके सामने उप सचिव को कहेगा, उप सचिव आपके सामने संबंधित अधिकारियों को कहेगा, वो आपके सामने कलेक्टर जो
जो ये राज्य के सचिव को कहेगा, राज्य के सचिव आपके सामने नीचे कलेक्टर वगैरह कहेंगे और वो नीचे आपके सामने नीचे तक फिर वो बात पहुंचती है, नीचे तक अधिकारियों तक बात पहुंचती है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा प्रशासनिक तंत्र चलता है। अगर ये प्रशासनिक लोग नहीं होंगे तो संसद में बैठे मंत्री परिषद को ये नहीं पता आपके सामने सही से कि ये इनकम टैक्स में इनकम की स्पेलिंग क्या होती है। कई तो ऐसे भी हैं भाई अपने एमएलए, समझ में आ गया भाई। राजनीति में ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, शिक्षा का कोई महत्व नहीं है ज्यादा आपके सामने, समझ में आ गया। भारतीय राजनीति की यही विडंबना है, ज्ञानी लोगों को जाने मत दो और फिर विकास का रोना रोते रहो। तो जब तक हम इस प्रणाली को नहीं बदलेंगे, जब तक ज्ञानी पढ़े लिखे लोगों को उस संसदीय पटल पे नहीं उतारेंगे, हम जब तक इतने जागरूक नहीं होंगे कि दबंग गुंडागर्दी करने वाले व्यक्तित्व है आपके सामने, जो बाहुबली जिन पे केस लगे हुए, उन सब व्यक्तियों को दरकिनार करना शुरू करेंगे हमारी मानसिकता के द्वारा, उसी दिन भारतीय राजनीति का विकास होना शुरू हो जाएगा। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपन। सैन्य और विदेशी संबंध, ये देश की विदेश नीति का संचालन करती है, अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौते करती हैं और सशस्त्र बलों की क्या करते हैं, सर्वोच्च कमान संभालती हैं। ये जितनी भी आपके सामने जो नीतियां होती हैं, ये क्या करती है, कार्यपालिका, देश के जो सचिव होते हैं आपके सामने संबंधित विभाग के, वही क्या करते हैं, देश में कौन सी नीतियां लागू करनी है, रक्षा सचिव और विदेश नीति कैसे लागू करनी है, इन सब चीजों को संभालने का कार्य करती है। अंतरराष्ट्रीय संधियां किस प्रकार से लागू करनी है और समझौते किस प्रकार से लागू करने हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमान भी संभाली जाती है और जो सशस्त्र बल होते हैं उनकी जो कमान संभालने का भी कार्य किनका होता है आपके सामने, जो विदेश में जो ये जो जितने भी अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, इन सभी का कार्य होता है। ये देश की सुरक्षा व रक्षा के लिए भी जिम्मेदार होते हैं और ये सभी जितने अधिकारी होते हैं ये देश की रक्षा करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं और देश की सुरक्षा करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं आपके सामने। समझ में आ गया आपके सामने अच्छे से। अगले वाला पॉइंट आपके सामने वित्तीय कार्य, कार्यपालिका बजट तैयार करती है और संसद में प्रस्तुत भी करती है। ये राजस्व संग्रह करना और सरकारी खर्चे का प्रबंधन भी करती है। कार्यपालिका की बात करें आपके सामने तो इसका क्या काम है, इसका यह काम है कि बजट का भी निर्माण करती है, संसद के सामने रखती भी है और राजस्व संग्रह करने और सरकारी खर्च का प्रबंधन भी करती है आपके सामने। समझ में आ गया। तो कार्यपालिका का काम यही है कि बजट को तैयार करो, संसद के सामने प्रस्तुत करो और राजस्व संग्रह और सरकारी खर्चे को प्रबंधन करने का भी कार्य किसका होता है आपके सामने, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य होता है आपके सामने। समझ में आ गया। जो कार्यपालिका का यही काम है कि बजट वगैरह को लागू करने, आपके सामने हर साल बजट आता है, कितना खर्च कहां पर करना है, कौन सी योजना में कितना खर्च करना है, कौन से विभाग को कितना पैसा देना है, ये सब चीज और कितना अपने को रखना है, इन सब चीजों का जो ब्यौरा है, कितना आएगा और कितना खर्च होगा, ये सब बजट में पेश किया जाता है और ये भी सब कार्यपालिका द्वारा ही संभाले जाते हैं। अगले वाला पॉइंट है आपके सामने विधायी कार्य। कार्यपालिका अप्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यपालिका क्या करती है, इनडायरेक्टली जो जितने भी कानून बनते हैं उसको बनाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। संसदीय प्रणाली में मंत्री वो विधेयक प्रस्तुत करते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल आपके सामने क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं और शक्ति भी कार्यपालिका के पास होती है और जितनी जो शक्तियां होती हैं वो भी क्या होती हैं आपके सामने, कार्यपालिका उसके पास जो प्रमुख रूप से शक्तियां होती हैं, जब विधायिका सत्र में नहीं होता है। मतलब कार्यपालिका क्या आपके सामने अप्रत्यक्ष रूप से, देखो जो आपके सामने अब इनकम टैक्स बिल लागू करना है तो निर्मला सीतारमण जो अपनी वित्त मंत्री, वो थोड़ी बैठ के उन्होंने कानून का निर्माण किया, उस इनकम टैक्स बिल को लिखा है, नहीं लिखा है। वो कौन लिखते हैं, वो अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी हैं, उस विभाग से संबंधित जो जानकार लोग हैं, जिनको ज्ञान है, जिन्होंने सालों उस चीज पर रिसर्च किया, वो अधिकारी उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, कानून बनाते हैं, फिर मंत्री उन पर साइन करते हैं और फिर आपके सामने जो संसद के पटल पर उनको रखा जाता है। समझ में आ गया। तो कार्यपालिका आपको दिखती नहीं है लेकिन काम वही करती है अंत में आपके सामने। राष्ट्रपति राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी कार्यपाल के पास ही, जो कार्यपालिका के पास होती है। कौन सा कानून कब लागू करना है, कब अध्यादेश जारी करना है, इन सब चीजों को संभालने का काम भी किसका होता है, कार्यपालिका का ही होता है। कार्यपालिका इन सब चीजों को संभालती है। जब विधायिकी सत्र नहीं होता है तब आपके सामने सारे के सारे कार्य है वो पीछे से किए जाते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने न्यायिक कार्य। राष्ट्रपति राज्यपाल के पास समाधान, दंड व को कम करने, निलंबित करने की न्यायिक शक्ति होती है। साथ के साथ जो राष्ट्रपति जो राज्यपाल होते हैं उनके पास क्या है, समाधान करने की। अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसको अब जीवन का अंतिम समय आ चुका है, उसने इनफ आपके सामने सजा काट ली है,
तो उसको राष्ट्रपति सजा क्या कर सकते हैं, उसकी माफ भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, निलंबित भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति व राज्यपाल के हाथों में ये चीजें होती हैं। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, वर्तमान समय में इनकी शक्तियों में वृद्धि कर। आजकल जो आपके सामने जो विभाग होते हैं, संबंधित विभाग, उनमें उनकी शक्तियों में वृद्धि क्यों हुई है, उनके पीछे क्या क्या कारण, उसके बारे में विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा। आधुनिक राज्यों ने कल्याणकारी राज्यों की भूमिका अपनाई है। जो आजकल के जो जितने भी राज्य हैं, इन्होंने कैसे राज्य की बात करी है, एक कल्याणकारी राज्य की बात की है, जिसके तहत सरकार की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा व आर्थिक विकास जैसे आपके सामने क्षेत्रों में हस्तक्षेप देना पड़ता है। मतलब जो आधुनिक राज्य हैं, इसमें कल्याणकारी जो राज्य होते हैं उसके बारे में बताया गया है, जिसमें सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा जैसे जो मुद्दे होते हैं, आर्थिक विकास जैसे मुद्दे होते हैं, उन पे क्या करना होता है, उन पे हस्तक्षेप करते हैं। ये व्यापक कार्यों के लिए कार्यपालिका की शक्तियों को बढ़ता है। क्यों भाई? क्योंकि जो अधिकारी, जो आपके सामने जो जितने भी जो मंत्री परिषद है या फिर संसद में बैठे हुए लोगों को ज्ञान नहीं है इतना, तो क्या करेंगे, ये जो इतने बड़े जो मुख्य मुद्दे हैं, इन पर काम कौन करता है आपके सामने, अधिकारी काम करते हैं। और अधिकारी काम करते हैं तो अपने हिसाब से नियमों का निर्माण करते हैं। इतने जटिल मुद्दों पर काम कौन करता है आपके सामने, कार्य प्रणाली है। जो कल्याणकारी राज्य के निर्माण में कार्यपालिका का बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि वही नीतियों का निर्माण करते हैं, वही जो सही चीजों उनको पटल पर रखते हैं। मंत्री परिषद को, जो मंत्री परिषद है, सही पूछो तो आदि मंत्री परिषद, ऐसे स्वास्थ्य मंत्री का खुद का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। शिक्षा मंत्री को ये नहीं पता कि अपनी कुल कितनी कॉलेजें चल रही हैं, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा, ऐसी हालत हमारे मंत्रियों की, उनको क्या पता है। कुछ मंत्री बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ मंत्री बहुत ज्यादा संबंधित विभाग का बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन सभी को नहीं है। कुछ का तो बहुत, मतलब उनको बस बना दिया गया है, काम पीछे अधिकारी ही संभालते हैं। खास करके जो कुछ सरकार जो वर्तमान में चल रही है, उन्हीं का तो यही अधिकार, यही चल रहा है सब कुछ। आर्थिक नियोजन व संकट प्रबंधन, वैश्वीकरण, आर्थिक उथल पुथल और राष्ट्रीय संकटों जैसे महामारी, युद्ध के समय त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता होती है। मतलब जब जो जनता होती है उसके सामने सबसे विकट परिस्थितियां होती हैं, जैसे वैश्वीकरण हो गया, जो वही सारी दुनिया में क्या होगा, उथल पुथल मची हुई, जैसे टैरिफ लग रहा है इस समय, अमेरिका भारत पे टैरिफ लगाया जा रहा, तो उस समय किस प्रकार के फैसले लेने हैं। कोरोना आ गया तब कैसे फैसले लेने हैं, थोड़े से दिन पहले आपके सामने ऑपरेशन सिंदूर चला तब कैसे फैसले लेने हैं। तो इन सब चीजों की जो त्वरित कार्रवाई होती है, उसको लागू करने में क्या होता है, कार्यपालिका का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्यों? सबसे दिमागदारी, सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं, और वही सबसे बेहतर, सबसे सटीक निर्णय ले सकते हैं। कार्यपालिका संकट प्रबंधन में सबसे उपयुक्त होती है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी व्यक्ति कहां पर होते हैं, जो कार्यपालिका के अंदर ही होते हैं, जिससे उनकी शक्तियों में स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती हैं। जिससे क्या होती है, उनकी जो शक्तियां होती हैं वो स्वाभाविक रूप से आपके सामने बढ़ जाती है। तकनीकी जटिल और विशेषज्ञता। आधुनिक नीतियां अत्यधिक जटिल और तकनीकी होती हैं, जिससे परमाणु ऊर्जा, साइबर सुरक्षा के लिए विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो यही बता रहा हूं ना, आज की दुनिया में आपके सामने जो तकनीकी ज्ञान है वो ज्यादा बढ़ रहा है, और जो संसद में बैठे हुए व्यक्ति तो होते हैं, हर व्यक्ति उसमें उतना तकनीकी रूप से सक्षम नहीं होता है। तो कार्यपालिका में जो लोग होते हैं, जो संबंधित विभाग की जानकारी होती है, उन सब लोगों को क्या होता है, आपके सामने जरूरत पड़ती है जब आप विशेषज्ञ से संबंधित आपके सामने कोई ज्ञान की जरूरत होती है। जैसे परमाणु ऊर्जा हो गई, साइबर सुरक्षा जैसे कार्यों पे काम कराना है, तो आपको उस विभाग से संबंधित, उस चीज से संबंधित जो विशेषज्ञ लोग उन्हीं से काम करवाना होता है। यह ज्ञान को मुख्यतः नौकरशाही के विभिन्न अंगों के पास होती है, जिसमें विधायी पालिका भी निर्भरता कार्यपालिका पर पड़ जाती है। जिससे क्या होता है, आपके सामने जो विधायी पालिका उसकी निर्भरता कार्यपालिका के ऊपर धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने प्रतिनिधि लोग हैं, उनके सामने क्या उनका मतलब विधान होता है। विधायिका के पास समय की कमी होने के कारण वह कानून के केवल मूलभूत सिद्धांतों का निर्धारण करती है, और बाकी विवरणों को नियमों तथा विनिमयों के माध्यम से शक्ति कार्यपालिका को सौंप देती है। विधायकी होती है, जो संसद में बैठे हुए लोग होते हैं, उनके पास भाई उतना उचित समय भी नहीं होता है, क्योंकि प्रचार प्रसार करना होता है, काम करना होता है ना। तो उन सब लोगों के पास समय की कमी के कारण जो कानून बनाने के जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं, बस वो उन्हीं को बता देते हैं, मोटी मोटी चीज बता देते हैं भाई, कि इस बार जीएसटी में इसमें इतना कम करना है, इसमें इतना कम करना है, इसमें इतना कम करना है। बाकी काम सारा सारा पीछे बैठे अधिकारी वही करते हैं।
और बाकी विवरणों और नियमों और विनिमय के माध्यम से बनाने की जो शक्ति है वो कार्यपालिका के पास ही होती है। बाकी जितने भी कार्य होते हैं वो सारे के सारे कौन करती है आपके सामने, जो कार्यपालिका है वो बाकी के जितने भी कार्य होते हैं वो सारे के सारे वही काम करते हैं, वही आपके सामने सारे के सारे नियमों कायदों को बनाया जाता है, उन्हीं के द्वारा सारे काम किए जाते हैं। समझ में आ गया। दलगत अनुशासन, संसदीय प्रणाली में सत्तारूढ़ दल के पास स्पष्ट बहुमत होने के कारण कठोर दलगत अनुशासन होता है, जिससे कार्यपालिका के निर्णय बिना किसी विरोध के विधायिका के पास हो जाते हैं। भाई क्या होता है, जो संसदीय प्रणाली होती है ना, इसमें सत्तारूढ़ दल के पास क्या होता है, बहुमत होता है। और आपको पता है भारत में किस चीज की जरूरत है, कोई भी कानून को पारित कराने की बहुमत की जरूरत होती है। तो इससे क्या होता है भाई, सारे के सारे दल में जो लोग होते हैं वो विरोध में जाते नहीं अपने सत्तारूढ़ दल के बाहर। तो क्या होता है, कोई भी कानून बनाना होता है संसद में पटल पर रखो, बहुमत है, बहुमत से पास हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये कार्यपालिका के जो निर्णय होते हैं, जो उनके द्वारा जो नियम बना दिए गए, वही अंतिम निर्णय होते हैं, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी विरोध के विधायिका में वो सभी की सभी चीजें पारित हो जाती हैं। समझ में आ गया आपके सामने। मीडिया व संचार का प्रभाव, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसी कार्यकारी मीडिया प्रमुख मीडिया व सोशल मीडिया का उपयोग करके सीधे जनता से संवाद करते हैं। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का भाई यही काम है कि वो जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं। तो उन्हें तो जनता से लगातार क्या होता है, नियंत्रण में रहना पड़ता है, जनता के लगातार संपर्क में रहना पड़ता है, चाहे मीडिया के माध्यम से चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, वो लगातार जनता से सीधा संवाद स्थापित करते रहते हैं, जिनसे उनकी लोकप्रियता तो बढ़ती रहती है, लेकिन वो अपनी नीतियों को विधायिका के माध्यम से आसानी से लागू कर पाते हैं। और क्या होता है, जिससे उनकी लोकप्रियता आपके सामने हमेशा बनी रहती है, और इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, आपके सामने अपनी जो नीतियां हैं वो जनता पर आसानी से लागू कर सकते हैं। तो ये था आपका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, कार्यपालिका के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए तथा इसकी शक्तियों में वृद्धि के कारणों के बारे में बताइए। मतलब कार्यपालिका है उसके जो प्रमुख प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा, और उनकी शक्तियों में वृद्धि के कौन कौन से कारण होते हैं उसके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।